कर रहा है, पर्सन के बीच का सेपरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। किस तरह से डिपेंड कर रहा है? तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन बताता है कि एस किस तरह से टाइम पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग जब फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में फंक्शन का केवल यही यूज है। हमें यह समझ में आना चाहिए कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। इस तरह से फिर बाद में हमें रिलेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद फिर फर्दर कैलकुलेशन हमारे वहां पे क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। क्लियर हुआ? तो इतना नोट डाउन करो वहां पे। अच्छा, अब इसी में मैं एक टर्म और यूज कर रहा हूं मैथ्स की, जो आगे हम यूज करते हैं। कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे इस तरह से दिया होता है लिमिट, इस तरह से लिखा रहता है। तो अगर इस तरह से लिखा है लिमिट और x नीचे एरो बना है a, तो इसको हम रीड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a। इसका मतलब है कि x की वैल्यू a की ओर अप्रोच कर रही है। तो हम इसको ऐसे ही बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब होता है x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a। ध्यान रखना, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि x की वैल्यू a हो गई है। इसका मतलब केवल यही है कि x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू a की ओर क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। जैसे इससे पहले मैंने रिजल्ट क्या लिखा था, इससे पहले मैंने रिजल्ट लिखा था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। y को हमने क्या लिखा था, y को हमने लिखा था f ऑफ x। तो इक्वेशन बन गई थी f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो ऐसा लिख सकते हो, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो पहले मैंने लिखा y इज अ फंक्शन ऑफ x, और बाद में हमने f ऑफ x को लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे कि y एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अब मैं अगर कभी ऐसा लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 10 f ऑफ x, अगर मैंने कभी ऐसा लिखा लिमिट x टेंड्स टू 10 f ऑफ x, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। और इसका मतलब है कि इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू किसकी ओर अप्रोच कर रही है, 10 की ओर अप्रोच कर रही है। इसका मतलब कभी भी नहीं है कि x की वैल्यू 10 हो जाएगी। x मेरा क्या है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। मान लो पहली हमने वैल्यू पुट करी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या होगा 9.1 9.9 9.99 9.999, इस तरह से होगा। तो यहां पे हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, किसमें, f ऑफ x में। इस फंक्शन में हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू किसकी ओर अप्रोच कर रही है, 10 की ओर अप्रोच कर रही है। कभी भी x की वैल्यू 11 12 13 14 नहीं होगी। तो इसका मतलब केवल सिंपली इतना याद रखना है कि f ऑफ x एक फंक्शन था जिसमें x वेरिएबल है, और यहां पे x की वैल्यू किसकी ओर अप्रोच कर रही है, 10 की ओर अप्रोच कर रही है। और ध्यान ना, जिस टाइम पे x की वैल्यू 10 होती है, हम बोलते हैं x की वैल्यू 10 की ओर अप्रोच कर रही है, कभी होगी नहीं। मान लो किसी टाइम पे अगर x की वैल्यू 10 हो गई, तो x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 100, ये हो जाएगा 20, ये 3, तो ये हो जाएगा 123, और 123 को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझ में? तो जब मैंने यहां पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू a, जब हम लिख रहे हैं यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a, तो इसका मतलब है x की वैल्यू किसकी ओर अप्रोच कर रही है, a की ओर अप्रोच कर रही है। जिस टाइम पे यहां पे जब मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 10, इसका मतलब है x की वैल्यू 10 की ओर अप्रोच कर रही है। लेकिन जिस टाइम पे x की वैल्यू 10 हो जाती
तो वहां पे जो वैल्यू मिलती है वही उस फंक्शन की क्या कहलाती है, लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि यहां पे एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया और इस सर्कल का रेडियस मैंने कांस्टेंट रखा है, तो आर सर्कल का रेडियस है लेकिन रेडियस मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब इस सर्कल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पॉलीगन इंस्क्राइब कर रहे हैं। इस सर्कल के अंदर हमने क्या किया, एक पॉलीगन इंस्क्राइब किया। अब मैंने ये नहीं बोला कि पेंटागन इंस्क्राइब किया, हेक्सागन इंस्क्राइब किया, ऑक्टागन इंस्क्राइब किया। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सर्कल के अंदर एक पॉलीगन इंस्क्राइब कर रहे हैं और n वहां पे है नंबर ऑफ साइड्स। तो n वहां पे क्या है, n वहां पे पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स है। अब जैसे इस सर्कल के अंदर हम एक पॉलीगन इंस्क्राइब करेंगे तो उस पॉलीगन का कुछ एरिया बन गया वहां पे, है कि नहीं। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि जो पॉलीगन का एरिया है उसको मैंने डिनोट किया AP से, तो अब तुम बोलोगे जो पॉलीगन है, पॉलीगन का एरिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स पे। तो चेक करो, हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AP वहां पे क्या है, AP वहां पे एरिया ऑफ पॉलीगन, और पॉलीगन का एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉलीगन का एरिया डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स पे। अगर हम नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो पॉलीगन का एरिया वहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब मैंने अगले स्टेप में इसके आगे लिखा लिमिट f ऑफ n और नीचे लिख रहा हूं n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब है कि यहां पे जो फंक्शन n पे डिपेंड कर रहा है, n की वैल्यू किसकी ओर अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रही है। अब बताओ, अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाऊं, ये सर्कल था फिक्स्ड रेडियस का, अब बताओ अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाऊं तो एरिया भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब n की वैल्यू किसकी ओर अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रही है, और हमें मालूम है किसी सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे पॉलीगन का एरिया बढ़ता जाएगा, और जिस टाइम पे n की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो उस टाइम पे इस पॉलीगन का एक मैक्सिमम एरिया या फिर एक लिमिटिंग वैल्यू निकल के आएगी, और वो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्क्वायर होगी। ऐसा कब होगा, ऐसा होगा जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो पॉलीगन का एरिया किस में कन्वर्ट हो गया, एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहां से हम बोल देंगे कि पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर पॉलीगन का, पॉलीगन की लिमिटिंग जो फंक्शन है, इस फंक्शन की यहां पे क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। क्लियर है इतना। लेकिन इतनी हमें जरूरत पड़ती नहीं है फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो, लेकिन ये टर्म बहुत जगह यूज होगी जहां पे हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a। तो इसका मतलब केवल ध्यान यही रखना है कि x की वैल्यू a की ओर क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। क्लियर। तो अभी तक हमने बात करी फंक्शन की, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री भी देखोगे मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आएंगे जब हम साउंड पढ़ेंगे या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें कुछ एंगल्स आएंगे या कुछ फॉर्मूले आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के जिनको हमें यूज करना होगा। तो अभी तक तुम लोगों ने देखा होगा ये हम सिंबल यूज करते थे थीटा, और थीटा का मतलब क्या था, थीटा का मतलब था एंगल। देखो ये था कि नहीं था, 9th-10th में सबने सिंबल पढ़ा है, तो थीटा वहां पे क्या था, एंगल था। अब होता क्या है, जब एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं या फिर बात करते हैं हम नेविगेशन की, जैसे मान लो हम नेविगेट कर रहे हैं, जैसे वो नेविगेट कर रहे हैं या फिर एस्ट्रोनॉमी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जब भी एंगल की बात करते हैं तो एंगल हमेशा डिग्री में मेजर किया जाता है। ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एस्ट्रोनॉमी की या नेविगेशन की। लेकिन जब मैथ्स में हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं तो कैलकुलस में हम जो एंगल लेते हैं वो एंगल लेते हैं रेडियन में। तो अभी तक जो तुमने एंगल पढ़े थे मैथ्स में 10th में क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था 0 डिग्री, फिर पढ़ा था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर क्या था 90 डिग्री। तो ये जो एंगल थे ये एंगल डिग्री में भी मेजर किए जाते हैं। अभी तो तुमने एंगल डिग्री में मेजर किए थे, अब आगे देखोगे तो इन्हीं एंगल्स को हम लोग रेडियन में भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
तो ट्रिग्नोमेट्री में जब हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल डिग्री में भी मेजर किया जाएगा और एंगल किस में मेजर किया जाएगा, रेडियन में भी मेजर किया जाएगा। अब देखो रेडियन मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं तुमसे बोलता हूं कि यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करो। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल का रेडियस अभी ले लो r, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का रेडियस कितना है r। अब इस सर्कल पे हमने क्या किया, एक आर्क कंसिडर करी। कहां से कहां तक कंसिडर कर रहे हैं, तो मान लो एक हमने आर्क कंसिडर करी a से लेके b तक। अब इस सर्कल पे जो हमने आर्क कंसिडर करी है ए बी, ये आर्क सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है। देखो है कि नहीं, यहां पे चाहो तो ए पॉइंट को यहां पे भी ले आओ। तो पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस r था, यहां पे हमने पॉइंट लिया a और a से लेके b तक हमने एक आर्क कंसिडर करी और इस आर्क ने एंगल कितना सबटेंड किया, थीटा। तो थीटा वो एंगल है जो इस ए बी आर्क ने सेंटर पे क्या किया है, सबटेंड किया है। अब रिलेशन हमें मालूम है, रिलेशन क्या हमने पढ़ा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला होता है जो आगे पढ़ोगे मैथ्स में। तो जो भी थीटा एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस के बराबर। अब देखो यहां